हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय क्रॉप इम्प्रूवमेंट फर्स्ट खरीफ क्रॉप एजी 502 का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है, पादप पुनर्स्थापन को परिभाषित कीजिए, फसल सुधार में इसके महत्व की विवेचना कीजिए। पादप पुनर्स्थापन को परिभाषित कीजिए, फसल सुधार में इसके महत्व की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो पादप पुनर्स्थापन का मतलब होता है प्लांट इंट्रोडक्शन। तो देखिए एग्जाम में यह जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो प्लांट इंट्रोडक्शन है ये आप लोगों को कई ब्रीडिंग मेथड में देखने को मिलेगा, ब्रीडिंग मेथड में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं तब प्लांट इंट्रोडक्शन होता है क्या। पहले समझ लीजिए प्लांट इंट्रोडक्शन होता है क्या, इसके बाद मैं आप लोग बता रहा हूँ। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं आजमगढ़ से हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैं आजमगढ़ से हूँ और आप हैं लखनऊ से। तो मैं आजमगढ़ से कोई फूल की या किसी फसल की या कोई भी पौधे की कोई भी वैरायटी, ठीक है, तो कोई वैरायटी मैं आजमगढ़ से लाकर लखनऊ में उगाऊंगा जहां पर वह पहले कभी नहीं उगाया गया हो। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है प्लांट इंट्रोडक्शन। ठीक है, मतलब कि ऐसी कोई पादप किस्म उस स्थान से लेकर जाकर किसी ऐसे स्थान पर लगाना जहां पर उसे पहले कभी नहीं उगाया गया हो, उसी प्रक्रिया को बोला जाता है प्लांट इंट्रोडक्शन। समझ गए? नहीं समझे? समझ ही आएंगे अभी। ठीक है, जैसे मान लीजिए यह है यूपी। ठीक है, यह यूपी और यह है एमपी। यूपी मान लीजिए एक चावल की वैरायटी है कोई मान लीजिए चावल की कोई वैरायटी है। यह चावल की जो वैरायटी है मध्य प्रदेश में कभी नहीं उगाई गई है। ठीक है, तो यहाँ उत्तर प्रदेश से लेकर जाकर हम इसे मध्य प्रदेश में उगाएंगे। तो यहाँ से लेकर जाकर यहाँ पर उगाने की जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को बोला जाता है प्लांट इंट्रोडक्शन। और प्लांट इंट्रोडक्शन जो होता है यह दो प्रकार का होता है। जैसे मैं यहाँ से वैरायटी लेकर गया और यहाँ पर जिस प्रकार लेकर गया, यहाँ की क्लाइमेट, इस क्रॉप के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग यहाँ का भी क्लाइमेट है, तो यहीं पर इसे डायरेक्ट उगा देंगे। तो इसको बोला जाता है प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन। मतलब बिना कुछ चेंज किए क्या करेंगे, फसल को उगा देंगे। और सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन वो होता है, जैसे यहाँ से मैं यहाँ वैरायटी लेकर गया चावल की और यहाँ की जो जलवायु है इसके अनुकूल नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसका सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद इसके स्थानीय किस्म से इसका क्रॉस कराएंगे, उसके बाद इसको उगाएंगे, तो उसको बोला जाता है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। ठीक है, समझ गए आप लोग प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है? फिर से एक बार समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आप लोग बताया यूपी, तो देखिए यहाँ पर यूपी है, यहाँ पर एमपी है। यूपी में कोई चावल की वैरायटी है, यहाँ से लेकर जाकर मैं एमपी में उगाऊंगा और एमपी में यह चावल की वैरायटी जो पहले कभी नहीं उगाया गया है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है प्लांट इंट्रोडक्शन। फिर मैंने बताया कि प्लांट इंट्रोडक्शन जो होता है दो प्रकार का होता है, प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन, सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन। तो प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है समझिएगा। जब यहाँ से मैं उत्तर प्रदेश से चावल की वैरायटी लेकर गया मध्य प्रदेश में, तो यह जो चावल की वैरायटी मैं लेकर गया इसमें कोई बिना चेंज किए ही यहाँ पर उगा दिया। मतलब करने का यह है कि यहाँ का जो जलवायु है इसके अनुकूल है एमपी का, तो यहाँ पर डायरेक्ट मैंने इसको उगा दिया, तो इसको बोला जाता है प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन। और मान लीजिए मैं यहाँ से लेकर गया और यहाँ की जो जलवायु है मध्य प्रदेश की इस क्रॉप के अनुकूल नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, उसमें चेंज करेंगे। क्या करेंगे, उसका सिलेक्शन करेंगे, वरण करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद उसके स्थानीय किस्म से उसका क्रॉस कराएंगे। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन। ठीक है, उम्मीद करते हैं इससे अच्छा आप लोग समझ नहीं पाएंगे और समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए देखते हैं। तो जब किसी पादप किस्म को उसके स्थानीय या उसके पुराने भौगोलिक क्षेत्र से लेकर नए भौगोलिक क्षेत्र में पहली बार उगाया जाता है, तो इस प्रक्रिया को पादप पुनर्स्थापन कहते हैं। ठीक है, देखिए अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन। पादप परिचय भी कहीं कहीं पर दे सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए जो पेपर बनता है हिंदी में उसमें पूरा स्थापन या पादप परिचय दे सकता है, क्योंकि पेपर जो इंग्लिश में बनता है इंग्लिश करके ट्रांसलेट कर देते हैं, तो ट्रांसलेट में कभी कभी पादप परिचय देता है प्लांट इंट्रोडक्शन का। ठीक है, तो पादप परिचय देगा तो भी आप लोग इसी को लिखिएगा प्लांट इंट्रोडक्शन में। ठीक है, और आप लोग एक बात बता दूं मैं, आप लोग यदि थर्ड सेमेस्टर का प्लांट ब्रीडिंग पढ़े हैं ना, तो इसका आप लोग का 75% जो क्वेश्चन है वो अपने आप क्लियर हो जाएगा, क्योंकि प्लांट ब्रीडिंग ही है, इसमें पूरा सेम टू सेम प्लांट ब्रीडिंग है। थोड़ा सा सिर्फ इसमें हम लोगों को आगे पढ़ना है। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग का ही सब कुछ पढ़ना, समझ लीजिए। तो प्लांट इंट्रोडक्शन समझ गए। और ये प्लांट इंट्रोडक्शन जो है मैंने आप लोगों को प्लांट ब्रीडिंग में भी बताया था,
और एग्जाम पूछा भी था, बहुत अच्छे से मैंने आप लोग को समझाया भी था। तो पादप पुनर्स्थापन क्या होता है? जब किसी पादप किस्म को उसके पुराने भौगोलिक क्षेत्र से लाकर किसी नए भौगोलिक क्षेत्र में पहली बार उगाया जाता है तो इस प्रक्रिया को पादप पुनर्स्थापन कहते हैं। या किसी जीन प्रारूप को नए स्थान या वातावरण में उगाने की प्रक्रिया को ही पादप पुनर्स्थापन कहा जाता है। किसी जीन प्रारूप को नए स्थान या वातावरण में उगाने की प्रक्रिया को ही पादप पुनर्स्थापन कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है। पादप पुनर्स्थापन कितने प्रकार का होता है? तो पादप पुनर्स्थापन दो प्रकार का होता है, प्राथमिक पुनर्स्थापन और सेकेंडरी पुनर्स्थापन। मतलब प्राथमिक पुनर्स्थापन और द्वितीयक पुनर्स्थापन। प्राथमिक पुनर्स्थापन क्या होता है? जब पूरा स्थापित किस्म नए भौगोलिक क्षेत्र के वातावरण में अनुकूलित होता है तो इसमें बिना परिवर्तन किए ही किसानों को वितरित कर दिया जाता है। यानी किसानों को वितरित कर देंगे तो किसान बिना परिवर्तन किए उसको उगाएंगे, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है प्राथमिक पुनर्स्थापन। ठीक है। जब पूरा स्थापित किस्म को नए भौगोलिक क्षेत्र के वातावरण में जब पूरा स्थापित किस्म नए भौगोलिक क्षेत्र के वातावरण में अनुकूलित होता है तो इसमें बिना परिवर्तन किए इसे किसानों को वितरित कर दिया जाता है, तो इस प्रक्रिया को प्राथमिक पुनर्स्थापन बोला जाता है। ठीक है। इसका मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूं कुछ। तो पहला मैं गेहूं के बारे में बताऊंगा। तो गेहूं की एक किस्म है रिडले। ये देखिए गेहूं की एक वैरायटी है। ठीक है। यह जो वैरायटी है यह ऑस्ट्रेलिया से निकाली गई थी। ठीक है। यह जो रिडले है गेहूं की वैरायटी, यह ऑस्ट्रेलिया से निकाली गई थी और भारत में उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में सफलतापूर्वक इसको उगा दिया गया। मतलब इसमें बिना कोई चेंज किए इसको उगा दिया गया ऑस्ट्रेलिया से लाकर, कहां पर? भारत में। ठीक है। इसके बाद अगली वैरायटी मैं आप लोग को बता रहा हूं जई का। जई, तो जई की एक वैरायटी फ्लेमिंग गोल्ड। ठीक है। यह जो वैरायटी थी यह भी ऑस्ट्रेलिया की किस्म है। ठीक है। और भारत में एल्जरनेरिया से भारत में पूरा स्थापित किया गया और बिना कोई परिवर्तन किए इसको उगाया गया। इसके बाद धान की एक वैरायटी आई चाइना 10। चीन की जो किस्म थी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी सिद्ध हुई। तो इस प्रकार से देखिए, कहने का मतलब यह है कि कोई भी वैरायटी हो दूसरे देश से लाकर या दूसरे राज्य से लाकर, दूसरे जिले से लाकर, दूसरे क्षेत्र से लाकर किसी ऐसे क्षेत्र में उगाना जहां पर पहले कभी नहीं उगाया गया हो तो उसको बोलते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन। और यदि इसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा तो उसको बोलते हैं प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन। चेंज किया जाएगा तो सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन। सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है? तो जब पुनर्स्थापित किस्म नए भौगोलिक क्षेत्र के वातावरण में अनुकूलित नहीं होती है तो इसमें सिलेक्शन करके उसका स्थानीय किस्म से क्रॉस कराकर प्राप्त किस्म को किसानों को वितरित किया जाता है, तो इसे द्वितीयक पुनर्स्थापन कहते हैं। ठीक है। जब पूरा स्थापित किस्म को नए भौगोलिक क्षेत्र के वातावरण में जब पूरा स्थापित किस्म नए क्षेत्र के वातावरण में अनुकूलित नहीं होता है तो इसमें सिलेक्शन करके उसका स्थानीय किस्म से क्रॉस कराकर प्राप्त किस्म की किसानों को वितरित किया जाता है, तो उससे द्वितीयक पुनर्स्थापन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर सिलेक्शन आया। सिलेक्शन क्या होता है? सिलेक्शन भी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया। सिलेक्शन क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि जो कोई वैरायटी, ठीक है, इसको उगाया जाएगा तो इसमें से जो उत्कृष्ट लक्षण वाली वैरायटी, जैसे मान लीजिए जिसका पौधा छोटा हो, बाली लंबी हो, ठीक है, अच्छा फल लगा हुआ, दाना मोटा हो और दाना अच्छा पड़ा हो, तो उसका सिलेक्शन कर लेंगे। तो उसको सिलेक्शन करेंगे तो यही क्या कहलाएगा? सिलेक्शन। सिलेक्शन भी दो प्रकार का होता है, एक होता है प्योर लाइन सिलेक्शन, एक होता है मास सिलेक्शन। ठीक है। तो सिलेक्शन के बारे में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा अगले वीडियो में। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अरे अभी इसमें हम लोगों को पढ़ना है इसका इंपॉर्टेंस। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या, उसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। पादप पुनर्स्थापन का महत्व। तो इसका पहला पॉइंट है आर्थिक उपयोग। आर्थिक उपयोग मतलब आप लोग को भी नहीं समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई फूल है। देखिए हमारे भारत देश में जो है फूल जो है उनका बहुत ज्यादा खपत होता है। ठीक है। फूलों का, फलों का, सब्जियों का, मतलब सभी चीज का होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे फूल हैं जो हमारे भारत देश में नहीं पाए जाते थे, तो जिसको क्या किया गया कि दूसरे देश से लाकर हमारे देश में उगाया गया। इससे क्या है, इससे हम लोग उगाकर आर्थिक लाभ कमा सकते हैं। तो पहला पॉइंट यही है, आर्थिक उपयोग। दूसरा है फसल पौधों की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन। इससे क्या हो गया कि फसल के पौधे की उत्पत्ति और विकास का हम लोगों का अध्ययन हो गया। दूसरे देश से लाकर हम अपने देश में पौधों को उगा रहे हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है फसलों पौधे का अनुवांशिक सुधार। तो फसल पौधों का अनुवांशिक सुधार हो गया। जब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में उगाते हैं तो उससे क्या होता है, फसलों का अनुवांशिक सुधार भी होता है। अगला है सौंदर्य। सौंदर्य मतलब वही फूल आदि को लाकर दूसरे देश से अपने देश में उगाते हैं तो क्या करता है, सौंदर्य भी बढ़ता है। तो यह था इसका इंपॉर्टेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चावल के पादप प्रजनन का उद्देश्य लिखिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए यह चावल का पूछा है।
हम लोग आज की इस वीडियो में जितने भी क्रॉप दिया है आप लोगों को क्रॉप इंप्रूवमेंट में, सभी का पढ़ेंगे। वीडियो कितना भी लंबा क्यों न हो जाए, क्योंकि देखिए इससे इसमें से 2 क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को 100% मिलेगा। बोल देगा चावल के पादप प्रजनन का उद्देश्य लिखिए, ठीक है। बोल देगा दालों के पादप प्रजनन का उद्देश्य लिखिए, किसी भी दाल का दे सकता है, ग्राउंड नट का दे सकता है, कॉटन का दे सकता है। तो हम लोग सभी के बारे में लगभग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं चावल के बारे में, और इसमें कुछ पॉइंट मैं ऐसे बताऊंगा जो सभी में बेसिक है, जो कि मैंने पहले ही बताया है। तो पहला पॉइंट है अधिक उपज। तो पादप प्रजनन हम इसलिए करते हैं चावल का क्योंकि हमें अधिक उत्पादन प्राप्त हो, ठीक है। अधिक उत्पादन कैसे प्राप्त होगा, जब लंबी बालियां लगेंगी, ठीक है। पौधा छोटा हो, लंबी बालियां लगे, दाने अधिक अच्छे बने, तो उससे हमें अधिक उपज प्राप्त होगा। अगला है दानों की गुणवत्ता। दानों की गुणवत्ता का मतलब यह है कि दानों में जो है प्रोटीन की मात्रा अधिक रहे, ठीक है। प्रोटीन जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी होता है, प्रोटीन, फैट, इन सभी की मात्रा जो है अधिक से अधिक हो, इसके लिए हम लोग प्रजनन करेंगे। अगला कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता के लिए। तो कीटों हमारे क्या होता है कि जब हम लोग धान की बुआई करते हैं तो हमारे फसलों में कीट लग जाते हैं, तो उनसे बचने के लिए हम लोग प्रतिरोधी किस्मों का विकास करेंगे, जिससे हमारे फसलों में कीट का प्रकोप कम हो जाए, इसके लिए प्रजनन करते हैं। अगला है रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता के लिए। तो रोग भी लग जाते हैं धानों में, तो रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता के लिए भी हम लोग प्रजनन करते हैं। इतना जो मैंने अभी 4 पॉइंट बताया ना, ये बेसिक पॉइंट है, सभी में यूज होगा, ये सभी में यूज होगा। आप लोग नोट कर दीजिएगा एक जगह कहीं पर, यदि आप लोगों को नोट करना है। तो पहला पॉइंट यही है कि हम लोग कोई भी फसल हो, तो मैं फसलों को बोलूंगा, फसलों का प्रजनन अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए करते हैं। फसलों का प्रजनन हम लोग दानों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए करते हैं। फसलों का प्रजनन कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता के लिए करते हैं। फसलों का प्रजनन रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता के लिए करते हैं। और एक बेसिक पॉइंट है, जल्दी परिपक्वता के लिए करते हैं, ठीक है। जल्दी परिपक्व होगा तो उससे क्या लाभ होगा, जल्दी परिपक्व हो जाएगा तो हम लोग उसमें दूसरी फसल को बुआई कर सकते हैं, या उसके साथ कोई और फसल भी बो सकते हैं। तो चलिए सुनिएगा, चावल का थोड़ा सा अलग है। तो चावल की बौनी प्रजाति के लिए, तो चावल के हम लोग बौनी प्रजाति विकसित कर सके, इसके लिए प्रजनन करेंगे। बौनी प्रजाति और अधिक उत्पादन हो उसके लिए, ठीक है। अगला पॉइंट है बारानी क्षेत्रों में बुआई के लिए, ठीक है। तो शुष्क भूमि वाले क्षेत्रों में बुआई के लिए हम लोग ऐसी वैरायटी को लाएंगे जो उसमें अनुकूल हो, जो सूखा सहनशीलता हो। अगला डायरेक्ट बुआई के लिए। तो धान जो होता है इसको क्या कहता है, इसका पहले नर्सरी लगता है, उसके बाद बुआई होता है। तो धान की डायरेक्ट बुआई के लिए हम लोग प्रजनन करेंगे कि कोई ऐसी वैरायटी तैयार करें जिसको डायरेक्ट बुआई कर दे तो अच्छा उत्पादन प्राप्त हो। अगला जल्दी परिपक्व होने के लिए। तो जल्दी परिपक्व होने के लिए, जल्दी परिपक्व हो जाएगा तो जल्दी से कट जाएगा, तो उस खेत में हम लोग अगली फसल की बुआई जल्दी से कर सकते हैं। तो यह तो हो गया चावल की बात। आगे चलिए देखते हैं अन्य क्रॉप की। तो देखिए हमने चावल का पढ़ लिया, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेज का। मेज मतलब क्या होता है, मक्का। तो मक्का का पादप प्रजनन का उद्देश्य, ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो इसमें भी देखिए मैंने उसमें बताया था कुछ बेसिक पॉइंट, तो इसमें पहला पॉइंट रहेगा अधिक उपज के लिए, ठीक है, हाई यील्डिंग। हाई यील्डिंग मतलब अधिक उपज के लिए। अगला पॉइंट ज्यादा भुट्टे लगने के लिए, मतलब जब अधिक उपज होगा तो इसी में ये सब पॉइंट रहेगा, ज्यादा भुट्टे लगेंगे तो उससे हमें अधिक उत्पादन प्राप्त होगा, ठीक है। लंबा भुट्टा प्राप्त करने के लिए मतलब हम लोग क्या करेंगे, प्रजनन करेंगे। लंबा भुट्टा प्राप्त होगा तो उससे हमें अधिक उत्पादन प्राप्त होगा, ठीक है। और दाने के आकार को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे दोस्तों, ब्रीडिंग करेंगे, प्रजनन करेंगे। तो पहला पॉइंट हो गया कि अधिक उत्पादन के लिए। दूसरा पॉइंट देखिए, मैं एक पेज पे एक पॉइंट लिखूंगा। दूसरा पॉइंट है कि अनुकूलता और स्थिरता के लिए। मतलब क्या है अनुकूलता और स्थिरता के लिए, मतलब कि सभी जलवायु में अनुकूल हो, जलवायु में अनुकूल हो। अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, ब्रीडिंग फॉर प्रोटीन क्वालिटी। तो प्रोटीन की जो क्वालिटी है, प्रोटीन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, प्रोटीन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए, ठीक है। अगला पॉइंट है, देखिए समझते चलिए, एक पॉइंट में लिखते चले जा रहा हूं, आप लोग समझते चलिएगा। ब्रीडिंग फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता के लिए, ठीक है, कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता के लिए, क्षमता के लिए। हाँ, तो अब बात आती है इसमें लगते कौन कौन से कीट हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। स्टेम बोरर, स्टेम बोरर, ठीक है, पोड बोरर, और भी लगते हैं तो हम लोग को ज्यादा नहीं पढ़ना, स्टेम बोरर, पोड बोरर। अब बात आता है रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता के लिए, ब्रीडिंग फॉर इंसेक्ट, सॉरी, डिजीज रेजिस्टेंस,
ठीक है। देखिए लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा। डिजीज रेजिस्टेंस, मैं डिजीज का नाम लिख देता रहूंगा, ठीक है। तो डिजीज का नाम कौन कौन सा इसमें डिजीज लगता है, तो डाउनी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, इसे चूड़िल आसिता भी बोलते हैं, लेट ब्लाइट, तो ये सब इसमें क्या लगते हैं, डिजीज लगते हैं। तो रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता के लिए, कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता के लिए, अधिक उपज के लिए, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, जल्दी परिपक्वता के लिए, ब्रीडिंग फॉर अर्ली मैच्योरिटी, अर्ली, तो यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगले क्रॉप का, ठीक है। तो अगला क्रॉप कौन सा रहेगा, तो अगला क्रॉप रहेगा ज्वार, ठीक है। कौन सा रहेगा, ज्वार। तो इसका भी देखिए सेम है। ज्वार में ब्रीडिंग का उद्देश्य क्या है, तो उच्च उपज के लिए, ठीक है, उच्च उपज के लिए, मतलब उच्च अनाज की उपज के लिए और उच्च चारे की उपज के लिए, दोनों के लिए। क्योंकि जो हमारा sorghum है चारे वाली भी फसल है और खाने वाली भी फसल है, क्योंकि ज्वार को जो है सब लोग खाते भी हैं, ठीक है। तो उच्च उपज के लिए, दानों की उपज के लिए और चारों की उपज के लिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अर्ली मैच्योरिटी के लिए, जल्दी परिपक्वता के लिए। तीसरा पॉइंट कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता के लिए। चौथा पॉइंट रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता के लिए। उसके बाद अगला पॉइंट है ब्रीडिंग फॉर एबायोटिक स्ट्रेस, मतलब अम्लीयता, क्षारीयता, अम्लीयता क्षारीयता के लिए, के प्रति प्रतिरोधक क्षमता के लिए, ठीक है। तो यही सब देखिए, सब कुछ सब में यही पढ़ना हम लोगों को ब्रीडिंग का ऑब्जेक्टिव, इसलिए यही इसके आगे नहीं बताया जाएगा। और उम्मीद करती है वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा जो भी मैंने बताया, और अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।